गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध के अंतर्गत पादपों के लिए ये जो जल है वो किस प्रकार उपयोगी है, पादप की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इनके अंदर हमने कल पढ़ा था प्रासरण। उससे पहले पढ़ा था विसरण, पारगम्यता, अब अगला टॉपिक है जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य कुंचन, साथ में एक और है जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन क्या चीज है? अगर किसी पादप कोशिका वो सरल अवस्था के अंदर है, स्थिति अवस्था के अंदर है, उसको एक बीकर के अंदर लेकर इसमें अति प्रासरणीय मीडियम डालते हैं। अति प्रासरणीय वीर्य को क्या करते हैं, इसके अंदर लेते हैं। अति प्रासरणीय वीर्य लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस कोशिका के जीवद्रव्य के अंदर जो जल के अणु थे वो बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं और ये कोशिका है वो संकुचित हो जाती है, तो इनका जीवद्रव्य वो भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिसे कहा जाता है जीवद्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन। एक सामान्य पादप कोशिका ली अपने, क्या है, पादप कोशिका। उस पादप कोशिका को अपने अति प्रासरणीय वीर्य के अंदर रखा, तो पादप कोशिका के जो जीवद्रव्य, उस जीवद्रव्य के अंदर जो जल की मात्रा थी वो बाहर निकल जाती है। जीवद्रव्य की मात्रा वो क्या होती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, जिससे ये कोशिका है वो संकुचित अवस्था में हो जाती है और इनका जीवद्रव्य है वो भी कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वह प्रक्रिया जिसके अंदर बाह्य प्रासरण के द्वारा जीवद्रव्य का संकुचित होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। दूसरा है जीवद्रव्य विकुंचन, ये इसका उल्टा है। क्या है? ये इसका उल्टा है। अगर किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प प्रासरणीय वीर्य के अंदर रखा है, ये कोशिका है, इसको कौन सी जीवद्रव्य के अंदर रख रहे हैं, कौन से वीर्य के अंदर रख रहे हैं, अल्प प्रासरणीय जीवद्रव्य के अंदर रख रहे हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये जो जल के अणु थे, ये जल के अणु
इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं और ये कोशिका वापस क्या है, स्फीति अवस्था के अंदर आ जाती है और फूल जाती है। इनका जो जीव द्रव्य है वो भी क्या संकुचित अवस्था से वापस फैल जाता है, ठीक है ना। और ये कोशिका किस अवस्था के अंदर आ जाती है? स्फीति अवस्था के अंदर आ जाती है। तो ये क्रिया कहलाती है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन ये जो सामान्य नाम है। कुंचन का अर्थ का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। विकुंचन का अर्थ होता है फैलना। क्या अर्थ होता है? फैलना, ठीक है। कोई कोशिका उसको अपन ये अतिप्रासनी और अलग प्रासनी विलयन के अंदर रखते हैं, तो उनके अंदर या तो अंतर प्रासरण होगा या फिर बाह्य प्रासरण होगा, ठीक है ना। या तो जल के अणु हैं वो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करेंगे, या जीव द्रव्य के अंदर जो जल की मात्रा उपस्थित है वो क्या आएगी? बाहर आएगी। तो पहला है जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन का मतलब जीव द्रव्य क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने का मतलब इसमें से क्या निकलेगी? जल की मात्रा वो बाहर निकलेगी। अगर कोशिका से जल की मात्रा क्या हो रही? बाहर निकल रही, जिसके कारण जो जीव द्रव्य वो सिकुड़ जाता है, कोशिका के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और की कोशिका वो भी कैसी अवस्था में आ जाती है? स्लत अवस्था के अंदर आ जाती है, सिकुड़ जाती है। वो क्रिया कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन इसकी विपरीत होती है जब किसी स्लत कोशिका को किसमें रखते हैं? अलग प्रासरणी विलयन के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब इसका जो जीव द्रव्य है, संकुचित जो जीव द्रव्य वो कैसा है? सांद्र है। कैसा है? सांद्र है। इसका मतलब ये कम सांद्र है, ये अधिक सांद्र है। तो जल के अणु विसरण के द्वारा क्या इसके अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके कारण ये फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। कोशिका वो स्लत अवस्था से किसमें चेंज हो जाएगी? स्फीति अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी। वो क्रिया कहलाती है जीव द्रव्य विकुंचन। क्या कहलाती है? जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। अगला एक टॉपिक और है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रासरण दाब है, ये पादपों के अंदर इस जल के कारण प्रभावित होता है। और प्रासरण दाब के द्वारा ये क्या है? इनके अंदर जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन है या विसरण है, ठीक है ना। ये क्रियाएं इस दाब के कारण होती है, जिसके कारण पादपों की जो जैविक क्रियाएं समझ लें आप, जैसे पादपों का जाए उनके अंदर खनिज पदार्थों का अवशोषण हो, ठीक है ना, और भोज्य पदार्थों का वितरण हो। ये सारी क्रियाएं क्या होती है? इन्हीं क्रियाओं के द्वारा होती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से क्या संबंधित है? इनके लिए पादपों के अंदर जल की क्या आवश्यकता है? ये क्रियाएं पादपों के अंदर जल पर निर्भर रहती है, इसलिए इनके बीच में क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध पाया जाता है। अगला है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, प्रासरण दाब क्या चीज? वह दाब जो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का एक अवस्था से या एक स्थिति से दूसरी स्थिति के अंदर जाते हैं, उस दौरान
जो विलायक के जो विलेय अणु हैं, इन विलेय अणु के द्वारा एक विपरीत दाब उत्पन्न किया जाता है। विलेय अणु के द्वारा एक विपरीत दाब उत्पन्न किया जाता है किसके ऊपर? इस अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर। उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। अपन ने क्या लिया? एक ये बीकर लिया जिसके अंदर अपन ने 2 विलयन ले ली, ठीक है ना। एक इधर से शुद्ध विलायक है और इधर से आपका कोई विलयन है, ठीक है। ये क्या है? इनकी सांद्रता कम है, इनकी सांद्रता ज्यादा है। तो यहाँ अपन ने जल ले रखा है, यहाँ अपन ने क्या ले रखा है? शुगर ले रखा है। क्या ले रखा है? शुगर, ठीक है। ये जो जल है, ये जल के हम क्या करेंगे? यहां से इस विलयन की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। क्या करेंगे? गति करेंगे। और विलयन के अंदर जो विलेय के रूप में शुगर के विलेय के रूप में जो शुगर के अणु हैं वो क्या करेंगे? यहाँ एक विपरीत दाब करेंगे ताकि इनके अंदर क्या ना? प्रासरण ना हो, ठीक है ना। सामान्य तौर पर अपन ने जो प्रासरण पढ़ा है ना, प्रासरण की जो क्रिया है उसमें निम्न सांद्रता वाले पदार्थ है उसका गमन उच्च सांद्रता की ओर होता है। किधर होता है? उच्च सांद्रता की ओर होता है। हाँ, होता है उच्च सांद्रता की ओर होता है। यहाँ सांद्र विलयन कौन सा है? शुगर वाला है। और यहाँ कम सांद्र विलयन है वो शुद्ध जल। जल के हम यहाँ सांद्र कम, इसका मतलब ये इधर की तरफ पहुंचेंगे। तो इन शुगर के जो विलेय के जो कण है वो क्या करेंगे? इस जल को इधर आने से क्या करेंगे? रोकेंगे। इसके विरोध में एक दाब उत्पन्न करेंगे ताकि क्या ना हो? प्रासरण ना हो, ठीक है ना। इस प्रासरण की क्रिया के दौरान यहाँ एक दाब उत्पन्न होगा। वो दाब क्या कहलाएगा? प्रासरण दाब कहलाएगा। शॉर्ट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहलाएगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये क्रिया भी क्या पात्र के अंदर जल के द्वारा उत्पन्न होती है। जल एक विलायक के रूप में कार्य करता है। वो सांद्रता को प्रभावित करके इनके अंदर क्या उत्पन्न करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न करता है। प्रासरण दाब का मतलब समझिए कि यहाँ 2 विलयन लेते हैं अपन, एक शुद्ध विलायक है, दूसरा सांद्र। इसकी सांद्रता कम है और इसकी क्या है? ज्यादा है। जब प्रासरण की क्रिया होती है बीज के अंदर एक झिल्ली के द्वारा अलग अलग, वो कौन सी है? आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। जब इनके अंदर प्रासरण की क्रिया होगी तब विलेय के जो अणु है वो यहाँ एक दाब उत्पन्न करेंगे जो इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे, इनको आने से रोकेंगे। और वही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। अगला जो टॉपिक है वो आपका है स्फीति दाब। स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। स्फीति दाब स्फीति दाब क्या चीज है? जब किसी सांद्र जीवद्रव्य वाली एक कोशिका है और उसको अगर शुद्ध विलायक जल के अंदर अपन रखते हैं, क्या करते हैं? जल के अंदर रखते हैं। जल एक विलायक है, क्या है? विलायक है।
कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, इनके अंदर ये जो जल के अणु हैं वो क्या करेंगे, इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। जल के अणु हैं वो किस में प्रवेश करेंगे, कोशिका में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जिसके कारण इस कोशिका की भित्ति के ऊपर, इस कोशिका की भित्ति के ऊपर क्या बनेगा, जल प्रवेश करते ही खुलेगी। ठीक है ना, कोशिका जितनी खुलेगी, खुलने से इसकी भित्ति के ऊपर भी क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर किसी सांद्र जीव द्रव्य वाली जो कोशिका है, उस कोशिका को शुद्ध विलायक के अपन जल ही ले रहे हैं, उस जल के अंदर रखते हैं, तो जल के अणु क्या करेंगे, उस कोशिका में प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिका में प्रवेश। उस कोशिका का जो आकार है वो क्या होगा, फैलेगा। फैलने से इसकी भित्ति के ऊपर दाब उत्पन्न होगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। उस दाब को क्या बोलते हैं, स्फीति दाब बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्फीति दाब बोलते हैं, उसे स्फीति दाब कहते हैं। शॉर्ट के अंदर टीपी, टीपी, ये था ओपी। ठीक है, इसी दौरान जब इस कोशिका के भीतर शुद्ध विलायक के अणु या जल के अणु प्रवेश करते हैं तो स्फीति दाब उत्पन्न होता है। इस स्फीति दाब के दौरान ये जो दाब उत्पन्न हुआ, ये तो कैसा था, अपकेंद्री दाब था। कैसा था, अपकेंद्री प्रकार का दाब था। लेकिन इसकी भित्ति के स्वयं के द्वारा भी एक दाब उत्पन्न होता है। ये जो भित्ति थी, जब इसकी अवस्था कैसे हो जाएगी, सामान्य अवस्था के अंदर हो जाएगी, ये इसका विसरण दाब न्यूनता है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उस दौरान ये जो भित्ति है, इस भित्ति के द्वारा भी एक दाब उत्पन्न किया जाता है, जो स्फीति दाब के विपरीत उसको रोकने का कार्य करेगी। ये भित्ति भी क्या करेगी, एक बाहर से अंदर की तरफ दाब उत्पन्न करेगी। ठीक है ना, वो कैसा होगा कि भित्ति के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाएगा, किसके विरुद्ध, ये स्फीति दाब है उसके विरुद्ध। ठीक है ना, एक दाब उत्पन्न होगा, ये दाब क्या होगा, अभिकेंद्री होगा। कैसा होगा, अभिकेंद्री। अंदर से बाहर की तरफ, किसके द्वारा, ये भित्ति क्या करेगी, अपने आप को उसका विरोध करेगी। ठीक है ना, भित्ति क्या करेगी, विरोध करेगी। तो ये दाब क्या कहलाएगा, ये दाब कहलाएगा आपका भित्ति दाब। क्या कहलाएगा, भित्ति दाब। इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है ना, अगला कौन सा है, भित्ति दाब। भित्ति दाब, भित्ति दाब को क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर, ठीक है, क्या बोलते हैं, WP, WP क्या बोलते हैं, WP। ठीक है, यह आपका OP, TP और WP, इनके बीच में भी संबंध होता है। ठीक है, इनके बीच में भी क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, वो विसरण दाब न्यूनता की क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो टॉपिक अपना है, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब, विसरण दाब न्यूनता, DPD क्या चीज है, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता का मतलब ये होता है कि जब
किसी शुद्ध विलायक के भीतर, शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक का मतलब क्या है? जल है। विलेय मिलाया जाता है। विलेय का मतलब उसका क्या बनाया जाता है? विलयन बनाया जाता है। अपने क्या लिया? एक जल ले लिया, एक बीकर के अंदर क्या लिया? जल लिया, ठीक है। विलेय मिलाने पर विलेय के जो अणु हैं वो अणु मिलाते हैं, इनका प्रासरण दाब है, ठीक है ना। प्रासरण दाब का मतलब समझ गए ना आप लोग? प्रासरण दाब है, उस दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? क्या होगी? वृद्धि होगी। शुद्ध विलायक होता है, उसका विसरण दाब है, विसरण दाब है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। और ये जो विलयन है, क्या था? जो विलयन था उसमें विलय मिला दिया आपने, इनका विसरण दाब क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कम का कारण क्या है? इस प्रासरण दाब में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब विसरण है। विसरण की दर समझ लें या विसरण दाब समझ लें। विसरण दाब स्वतः क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एक तरफ तो ये दाब अधिक है इस अवस्था के अंदर, शुद्ध अवस्था के अंदर। दूसरी तरफ जब इसका विलयन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? विलयन, ठीक है ना। विलय के अणु मिलाते इसमें क्या बन जाएंगे? विलयन। इनके मिलाने से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें तो वृद्धि होती है, परंतु जो विसरण दाब है, विसरण दाब में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। विसरण दाब के अंदर क्या होती है? कमी होती है। किसी शुद्ध विलायक के भीतर जब विलेय के अणु मिलाए जाते हैं तो विलेय के अणु में की सांद्रता परिवर्तन के कारण उसके प्रासरण दाब में परिवर्तन होने से इनका विसरण दाब है वो स्वतः ही क्या होता है? कम होता है। जिस दाब को क्या बोलते हैं? इस कमी को क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। एक शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक के अंदर विसरण दाब वो अधिकतम होता है, और साथ में इनका जो शुद्ध विलायक है इसका मतलब इसका प्रासरण दाब है वो भी क्या है? कमी है। शुद्ध अवस्था के अंदर जल की बात कर रहे हैं तो कमी है, परंतु शुद्ध विलायक के अंदर हम विलेय के अणु मिलाते हैं तब विलयन बना लेते हैं, तो उस दौरान इस विलयन का जो प्रासरण दाब है उसमें तो वृद्धि होती, परंतु प्रासरण दाब के वृद्धि के सापेक्ष विसरण दाब है इस विलयन के, उसमें क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो विसरण दाब में जो कमी होती है वो क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। ये विसरण दाब न्यूनता है, ये आपकी ओपी माइनस टीपी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ओपी माइनस टीपी के बराबर होती है। जब इनकी अलग अलग कोशिकाओं की अगर बात करें तो इनके अंदर कुछ संबंध होता है डीपी टीपी ओपी के अंदर, ठीक है। एक कोशिका तो कौन सी है? आपकी स्फीति कोशिका है। कौन सी कोशिका है? स्फीति कोशिका। एक कोशिका आपकी स्लत कोशिका है, स्लत कोशिका है, ठीक है। इन कोशिकाओं के अंदर
विसरण दाब न्यूनता, प्रासरण दाब और स्फीति दाब में इनके अंदर क्या है, एक संबंध स्थापित होता है, वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ठीक है। स्फीति कोशिका कौन सी होती है? सबसे बात करते हैं स्फीति कोशिका। ऐसी कोशिका जो कैसी है, फैली हुई, ठीक है, फैली हुई, यानी ये कोशिका है पूर्णतः फैली हुई। सलत कोशिका का मतलब क्या चीज है? इसी कोशिका सिकुड़ी हुई। कैसे है? सिकुड़ी हुई, एकदम कैसे? सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी अवस्था सलत अवस्था और स्फीति अवस्था का मतलब फूली हुई अवस्था। इस दौरान इनके अंदर क्या होगा, ये जो सलत कोशिका, ये स्फीति कोशिका है, इस स्फीति कोशिका के अंदर जो टीपी होती है वो हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? क्या होती है? शून्य होती है। तो स्फीति कोशिका के लिए डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, या डीपीटी बराबर ओपी बराबर, ये टीपी बराबर क्या है? शून्य है। इसका मतलब डीपीटी बराबर ओपी, ठीक है ना। या टीपी की जगह पर क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे, ठीक है ना। तब इसकी स्थिति ये हो जाएगी। और सलत कोशिका की बात करें तो यहाँ पर जो टीपी का मान है वो मान वृद्धि करेगा। क्या करेगा? टीपी का मान है वो शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो विसरण दाब न्यूनता है ओपी माइनस टीपी, इसके अंदर ऐसी कैसी स्थिति होगी? अलग अलग कोशिकाओं के लिए, अलग अलग कोशिकाओं के लिए विसरण दाब न्यूनता, प्रासरण दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब, इनके बीच में क्या होता है? संबंध होता है, जिसके अंतर्गत ये मान उन कोशिका की अवस्था के आधार पर ही परिवर्तित होता है। अगर सलत कोशिका की बात करें तो सलत कोशिका के भीतर विसरण दाब न्यूनता और स्फीति दाब और प्रासरण दाब के बीच के संबंध की बात करें तो ये कोशिका ऑलरेडी क्या है? खुली हुई है। कैसे है? खुली हुई है। इनके अंदर जो टीपी का मान है, ठीक है ना, स्फीति दाब है, वो कैसा होगा? शून्य होगा। शून्य होगा, इसका मतलब यहाँ सौते शून्य आ जाएगा। इसका मतलब डीपी बराबर ओपी। जितना विसरण दाब न्यूनता होगी उतनी क्या होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, प्रासरण दाब होगा। लेकिन आपकी सलत कोशिका की बात करें तो उनके अंदर ये सिकुड़ी अवस्था के अंदर, इसका मतलब इसकी भित्ति के अंदर जब जल के अणु क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे तो इसकी भित्ति का दाब वो क्या करेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये जैसा है वैसा वैसा रहेगा। तो सलत कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता, प्रासरण दाब और स्फीति दाब के मध्य जो संबंध है वो है डीपीटी बराबर है ओपी माइनस टीपी, और इसके लिए है स्फीति कोशिका के लिए क्या है? डीपीटी बराबर ओपी। अगला एक टॉपिक और है छोटा सा, अंतर शोषण। अंतर शोषण, अंतर शोषण का मतलब होता है किसी पदार्थ के ठोस कण या अणु बिना विलयन के
अवशोषण करना, अवशोषण करना अंतर शोषण कहलाता है, अंतर शोषण कहलाता है। ये जो अंतर शोषण है ये पादपों के अंदर मुख्य रूप से जो बीज अंकुरण की क्रिया है उसके लिए लाभदायक है। बीजों के अंकुरण में क्या है, उपयोगी, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें अपन, जब वर्षा का मौसम होता है, वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु के अंदर लकड़ी है, वो लकड़ी नमी को क्या करती, अवशोषित करती। वर्षा ऋतु के दौरान जो लकड़ी है वो नमी को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है ना। अवशोषित करके फूल जाती, क्या होती है, फूल जाती। ये लकड़ी किस अवस्था के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर है। उसके अणु वातावरण से क्या है, बिना किसी विलयन के क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई विलयन नहीं है, और बिना विलयन के ठोस अणु क्या करते हैं, वातावरण से उस नमी को क्या करते हैं, अवशोषित कर रहे हैं। अवशोषित करने इसका मतलब इनके अंदर फुलावट आ रही है, ठीक है ना। फुलावट किस वजह से आ रही है, कौन सी क्रिया के द्वारा आ रही है, इस अंतर शोषण के कारण। कौन सी क्रिया के कारण, अंतर शोषण की क्रिया के कारण इनमें फुलावट आ रही है, ठीक है ना। ये क्रिया कहलाती है आपकी अंतर शोषण। अंतर शोषण क्या चीज है, किसी भी पदार्थ के जो ठोस अणु है वो बिना विलयन के जल के अणु का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका अंतर शोषण। ये एक प्रकार का अधिशोषण है, अधिशोषण क्या है, अधिशोषण है, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के जो ठोस कण है वो ठोस कण क्या करते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका है जल विभव। जल विभव, जल विभव वो पढ़ेंगे अपन कल। धन्यवाद।